हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसमें ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने हैबिट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसके मुताबिक 2035 में भारत की शहरी आबादी लगभग 675 मिलियन होने का अनुमान है। यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से शहरीकरण केवल अब अस्थायी रूप से कोविड-19 महामारी से विलंबित था। कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक शहरी आबादी फिर से बढ़ रही है एवं 2050 तक यह 2.2 बिलियन तक बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना में यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हाल ही में एनटीपीसी ने तेलंगाना के रामागुडम में 100 मेगावाट की रामागुडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट के अंतिम भाग 20 मेगावाट के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट उन्नत तकनीक के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आईपीसी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में आईपीसी, जिसे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इंडियन फार्माकोपिया आईपी का 9वां संस्करण जारी किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी एड्रेसिंग मेडिसिन क्वालिटी फॉर फ्यूचर रखी गई है। इसमें इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जान लेते हैं। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय फार्माकोपिया आयोग आईपीसी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में उत्पादित ड्रग्स के लिए आधिकारिक मानकों को निर्धारित करता है। इसका मकसद देश में दवाओं के निर्माण, निरीक्षण और वितरण के लाइसेंस में सहायता करना है। मैंगो हिल्सा कूटनीति संबंधित है। मैंगो हिल्सा कूटनीति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने देश का फेमस आम्रपाली आम असम के मुख्यमंत्री को उपहार में दिया है। विदेशी नीति विशेषज्ञों ने इसे मैंगो हिल्सा कूटनीति के रूप में करार दिया है, जिसमें बांग्लादेश शामिल रहा। यह उपहारों के साथ पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध का एक तरीका है, जिसे बांग्लादेश बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न पोर्ट सफाका संबंधित है। यह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी मिस्र,
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह मिस्र से संबंधित है। हाल ही में लाल सागर में मिशन पर तैनात INS कोच्चि ने मिस्र के पोर्ट सफागा का दौरा किया। मिस्र सफागा मिस्र का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। यहाँ से फास्फेट का निर्यात किया जाता है। यहाँ दुबई सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों के लिए एक नौका बिंदु के तौर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षा मंथन आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय सेना, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी भारतीय तटरक्षक बल। इसका सही जवाब है यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना के डेजर्ट कोर्ट ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 आयोजित किया है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्र में समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी, परिचालन संबंधी सामंजस्य और लॉजिस्टिक्स से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की उड़ान का परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी टाटा एक्वायर्ड सिस्टम लिमिटेड, ऑप्शन डी DRDO। इसका सही जवाब है DRDO, ऑप्शन डी DRDO। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का परीक्षण किया गया है। इस उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया है। यह मानव रहित वायुयान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है। इस निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरिज और संपूर्ण फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक्स सिस्टम स्वरूप से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशन शब्द चर्चा में रहा है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रॉकेट, ऑप्शन बी लड़ाकू जेट विमान, ऑप्शन सी गलाने वाले उद्योग, ऑप्शन डी वाहन के टायर। तो ये वाहन के टायरों से संबंधित है। जैसे हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 95 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह टायरों के लिए रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशन की आवश्यकताओं का निवारण करता है। टायरों के रोलिंग रेजिस्टेंस को ईंधन दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। वहीं वेट ग्रिप के कारण गीले टायरों की ब्रेकिंग प्रणाली के प्रभावित होने से वाहनों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है, जबकि रोलिंग साउंड एमिशन गति की अवस्था में टायर और सड़क की सतह के बीच संपर्क से निकलने वाली ध्वनि से संबंधित है। अगला है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लंदन में इसका मुख्यालय है। हाल ही में भारत सरकार ने रुपए में गिरावट को रोकने के लिए सोने पर आयात शुल्क में 500 BPS आधार की वृद्धि की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि इसे एक कदम से ग्रेट मार्केटिंग को मजबूती मिल सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल गोल्ड इंडस्ट्री के लिए बाजार विकास संगठन है। इसका मुख्यालय लंदन में है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जैसे FATF के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें है
टी राजा कुमार ने 1 जुलाई 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। उन्होंने इस पद के लिए डॉक्टर मार्कस प्लियर का स्थान लिया। FATF अध्यक्ष प्लेनरी द्वारा अपने सदस्यों में से एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होता है और पद संभालने के 2 साल बाद 30 जून को समाप्त होता है। आपको बता दें कि अध्यक्ष FATF का प्रमुख प्रवक्ता होता है और बाहरी रूप से FATF का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष FATF के पूर्ण और संचालन समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और वह FATF सचिवालय की देखरेख भी करता है। जैसे श्री राजा कुमार के पास समृद्ध नेतृत्व और संचालन अनुभव भी है। इन्होंने सिंगापुर के गृह मंत्रालय और सिंगापुर पुलिस बल में 35 वर्ष से अधिक तक नेतृत्व की भूमिका निभाई है। वह वर्तमान में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय के रूप में कार्यरत हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे FATF की स्थापना 1889 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी। यह ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से वॉच डॉग है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण तकनीकी की समीक्षा करता है। इसमें वर्तमान में 37 सदस्य, क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। अगला चर्चा का विषय है ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालयों के मंत्री ने मुंबई में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन GFTC का उद्घाटन किया है। इस वर्ष इसकी थीम सिनेमैटिक टूरिज्म की शक्ति को उजागर करना है। यह PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समर्थित है। 5वें GFTC के मुख्य आकर्षक क्या हैं? भारत में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने वाली फिल्मों के स्क्रिप्ट्स जैसे बजरंगी भाईजान, मोहनजोदड़ो आदि हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुति सत्र कई पर्यटनों बोर्डों से फिल्म शूटिंग के लिए प्रोत्साहित योजना भी प्रस्तुत की है। भारत सरकार के साथ साथ अन्य देशों में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैनल पर चर्चा की गई है। ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव क्या है, यह जान लेते हैं। इसका उद्देश्य फिल्म को बढ़ावा देना और गंतव्यों की पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करना है। यह फिल्म आयोगों, पर्यटन बोर्डों आदि को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके स्थान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यह क्या है? इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। यह उद्योग, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बहरीन में है। इसे शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा डायमंड ग्रेड से मान्यता प्राप्त है। अगला चर्चा का विषय है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। यह क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में भी। हाल ही में एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जारी हुआ है। इस इंडेक्स में भारत के बेंगलुरु को 14वां स्थान मिला है। बेंगलुरु ने स्वर्ण मानक श्रेणी हासिल की, जबकि दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई ने रजत मानक हासिल की है। स्वर्ण श्रेणी के अंतर्गत उन शहरों को शामिल किया जाता है जो विकसित, पर्यावरण समर्थक और सामाजिक शासन के प्रति उत्तरदायी हों। इंडेक्स के अहम बिंदु क्या क्या हैं, उसको जान लेते हैं। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सिडनी, वेलिंगटन,
पर्थ और मेलबर्न क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे एवं पाँचवें स्थान पर रहे हैं। रिपोर्ट का पूरा नाम एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक राइजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स 2021 है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार संस्था नाइट फ्रैंक ने तैयार किया है। इस सूचकांक में जलवायु जोखिम, शहरीकरण के दबाव, कार्बन उत्सर्जन और सरकारी पहलों के आधार पर 36 शहरों को शामिल कर रैंक प्रदान की गई है। रिपोर्ट के अनुसार नए बाजार की गतिशीलता ने भारत में सतत विकास को प्रेरित किया है। इसमें बताया गया है कि भारत की कार्बन तटस्थता और नेट जीरो के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता ने सूचकांक में सुधार दर्ज किया है। अगला चर्चा का विषय है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 100 साल पूरे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करनाल, हरियाणा में स्थित NDRI की शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। इसके पूर्व उन्होंने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन तथा संस्था की 100 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित शताब्दी स्मारक स्तंभ का भी उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना साल 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के रूप में बेंगलुरु में की गई थी। यह मुख्य तौर पर डेयरी क्षेत्र से संबंध लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है। मौजूदा समय में इसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल में है। अगला चर्चा का विषय है सुरक्षा मंथन 2022 आयोजित। हाल में भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन आयोजित किया है। इस मंथन में आर्मी, BSF और तटरक्षक बल के सेवारत अधिकारी हिस्सा लेंगे। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री पंकज कुमार सिंह, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक VS पठानिया और डेजर्ट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग राकेश कपूर ने संयुक्त रूप से इसमें अध्यक्षता की है। अगला है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण। हाल ही में DRDO ने बिना पायलट के उड़ाने वाले विमान का सफल परीक्षण किया है। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की इस पहली उड़ान का परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया है। अब कुछ खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व UFO दिवस। UFO दिवस दो घटनाओं की याद में 2 जुलाई को मनाया जाता है, जब पहली बार व्यापक रूप से UFO दिखने की सूचना मिली थी। सबसे पहले 24 जून 1947 को एविएटर केनेथ आर्नल्ड ने उड़न तस्तरी देखने का दावा किया। फिर 2 जुलाई को मैक्सिको में एक शख्स को खेत में कथित UFO का मलबा मिला था। अगला है 86 वर्षीय अमेरिकी महिला दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट अटेंडेंट बनी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बेटी नैन्स नामक 86 वर्षीय अमेरिकी महिला को सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली और दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइंग अटेंडेंट के रूप में मान्यता दी है। बॉस्टन निवासी नैन्स ने 21 वर्ष की उम्र में 1957 में ईस्टर्न एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस करियर शुरू किया था।
फिलहाल वह अमेरिकन एयरलाइंस में काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने हैदराबाद को कहा भाग्यनगर, बोले सरदार पटेल ने यहीं रखी थी एक भारत की नींव। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने रविवार को बताया कि हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा है। अगला है, पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला शहर बना इटली का वेनिस। इटली का वेनिस पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। प्रशासन ने भीड़ और ओवर टूरिज्म की समस्या से निपटने के लिए यह कदम उठाया है। वेनिस 16 जनवरी 2023 से पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेगा। पर्यटकों को अगले साल से वेनिस आने से पहले एक ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। अगला है, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में तूफान के बीच 2 हिस्सों में टूटा जहाज, 27 लोग इसमें लापता हो गए। विमान सामने आया वीडियो। दक्षिण चीन सागर में चाबा तूफान के बीच एक बड़ा जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। अगला है, 1 सितंबर से क्रिप्टोकरेंसी वाले नोवी की पायलट सेवा को बंद करेगी मेटा। 1 सितंबर 2022 से अपने क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल वॉलेट नोवी की पायलट सेवा को बंद कर देगी। नोवी की वेबसाइट पर मेटा ने यूजर से जल्द अपनी राशि निकालने को कहा है और बताया कि सेवा समाप्त होने के बाद यूजर्स अपने ट्रांजैक्शन और अन्य डेटा एक्सेस नहीं कर सकेंगे। नोवी को अमेरिका में अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। असम के एक्टर किशोर दास का 30 साल की उम्र में कैंसर से हुआ निधन। असम के लोकप्रिय एक्टर किशोर दास 30 साल का कैंसर के चलते चेन्नई में निधन हो गया है। वह 1 साल से कैंसर से पीड़ित थे। उनका समय कोविड-19 की जटिलताओं से जूझ रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण किशोर का शव उनके होम टाउन नहीं जा सका, इसलिए अंतिम संस्कार चेन्नई में ही कर दिया गया। अगला चर्चा का विषय है, अलास्का में मिली दुर्लभ पारदर्शी मछली। सामने आई तस्वीर, एक दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है। ये कहाँ पाई गई है? वैज्ञानिकों को अलास्का में गहरे समुद्र में रूटीन सर्वे के दौरान एक दुर्लभ पारदर्शी मछली मिली है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की फिश बायोलॉजिस्ट सारा फाइब्रेमैन ने इस तस्वीर को ट्वीट किया। सबसे लंबे समय से यह ऐसी मछली देखने की उम्मीद थी। ब्लास्ट स्नेलफिश, धब्बों वाली स्नेलफिश शिकारियों से बच्चों के लिए खुद को कैमोफ्लेज करती है। अगला, महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड को 1-1 से ड्रॉ पर रोका। आज का अभ्यास प्रश्न है जो आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। से प्रश्न है, हाल ही में गैर लेपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में यार लेपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो की लिंक और क्लास की वीडियो प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।